ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ये हमारे पास इंसर्ट है। इन 1940, सोर्स ए हम पढ़ रहे हैं। In 1940, Mr. Jinnah announced that the Muslim League had made enormous progress. He believed it had become a strong institution capable of having a long-term influence. He said that the League was a great success. Communications with the British at the beginning of the war proved that they, बेटा एक तो आप लोग टाइम पे आ जाया करें, proved that they were taking the Muslim League seriously and thought of them as a major power. Mr. Jinnah added that because of the advances made by the League, Muslim India was now politically conscious and awake, and the Muslim League would be a permanent feature of Indian politics. क्या बोला गया? इन 1940 में उन्होंने एनॉर्मस प्रोग्रेस बनाई। उनका यह मानना था कि हम एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं जिनकी इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगी। इन्होंने कहा कि लीग वाज अ ग्रेट सक्सेस, कम्युनिकेशंस हमारी अच्छी हो गई हैं। बिगनिंग ऑफ द वॉर प्रूव दैट दे वर टेकिंग द मुस्लिम लीग सीरियसली, मतलब ब्रिटिश सीरियसली ले रहे हैं। Mr. Jinnah added that because of the advances made by the league, Muslim was now politically conscious and awake. अभी आपने पूरी पढ़ ली, सही है। इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, सही है। अब पूछा गया अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट एनॉर्मस प्रोग्रेस, क्वेश्चन क्या है, इसको सबने देख लिया। अब सबने देखने के बाद अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एनॉर्मस प्रोग्रेस हैड द मुस्लिम लीग मेड। कितने मार्क का सवाल है? 3 मार्क का सवाल। अब जब ये 3 मार्क का सवाल है तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 3 बातें बेटा लिख दो। अब आपने 3 बातें लिखी या नहीं लिखी ये मैटर करता है। अब हमने 3 बातें क्या लिखी, अब मैं आपको एग्जाम बच्चे का सॉल्व आंसर पढ़ाता हूँ, बच्चे का आंसर पढ़ा रहा हूँ, अपना आंसर नहीं बता रहा। He believed it had become a strong institution capable of having a long term influence. एग्जैक्ट इसने छापा। इसने कहीं पर भी अपने ओन वर्ड्स लिखे या फिर सेंटेंस लिखा अकॉर्डिंग टू सोर्स वी, या फिर कुछ इस तरीके से लिखा, या फिर लिखा कि वाई जिना थॉट इट हैड मेड एनॉर्मस प्रोग्रेस। डायरेक्ट आंसर दिया, ही बिलीव्ड इट हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैपेबल ऑफ हैविंग अ लॉन्ग टर्म। ये बात इसने एग्जैक्ट इंसर्ट से छापी। ही बिलीव इट हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैपेबल ऑफ हैविंग अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। तो ये बात इसने एग्जैक्टली यहाँ से छापी, सही है। उसके बाद दूसरी बात सर इसने क्या छापी? Communications with the British of the at the beginning of the war proved that they were taking the Muslim League seriously, सही है, and thought of them as a major power। इसने दूसरी बात ये पूरी छापी, सही है। सर दूसरी बात बिल्कुल छापी, हम देख लेते हैं। अगर आप देखो तो हमारे पास इसमें दूसरी बात भी छापी। Communications with the British at the beginning of the war proved that they were taking the Muslim League seriously। यहाँ तक इसने छापा है एंड थॉट ऑफ देम एज मेजर पावर। इसमें अपनी मर्जी से थोड़ा सा बल्कि वो भी छापा है एंड थॉट ऑफ देम एज अ मेजर पावर, वो भी इसने छापा। तो एंड थॉट ऑफ देम एज अ मेजर पावर। उसके बाद इसने एक वर्ड से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया लास्टली, थोड़ी सी इसने जहमत कर दी, चलो हम थोड़ी सी लास्ट। और वो भी इसने पता नहीं क्या उसको अल्लाह ताला ने कोई दिमाग के अंदर बात डाल दी होगी, वरना ये इसका मूड ही नहीं था छाप, मैं इसका मूड था छापूंगा। तो इसने क्या करा, लास्टली डाली। उसके बाद डाला बिकॉज ऑफ द एडवांसेस मेड बाय द लीग मुस्लिम इंडिया वॉज नाउ पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड अवेक एंड मुस्लिम लीग वुड बी अ परमानेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सही है, तो इसने ये बात कर दी। अब जब इसने ये बात करी तो अब सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब आप देखें बिकॉज ऑफ द एडवांसेस, अगर आप यहां से देखें कि बिकॉज ऑफ द एडवांसेस मेड बाय द लीग मुस्लिम वाज नाउ पॉलिटिकल कॉन्शियस एंड वुड बी अ परमानेंट फीचर। इसने 3 बातें छापी। और इसको कितने मार्क्स एग्जामिनर ने दिए? जब पेपर चेक हुआ उससे पहले भी एग्जामिनर ने उसको 3 नंबर दिए, जब पेपर रीचेक हुआ तो भी उसको एग्जामिनर ने 3 नंबर दिए। एग्जामिनर ने कहा आप चीता हो, आपने मुझे 3 बातें बता दी। अब हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि टिक्स कैसे लगे हुए थे। टिक्स अगर आप देखें तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, 1 2 3, मतलब, और ये जो हमारे पास है चेक हुआ। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो गौर से देखने का मतलब ये है कि सर हम इसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं ना। तो मार्किंग स्कीम क्या थी? It had become a strong institution capable of having a long-term influence. League was a great success. British were taking Muslim League seriously. हर पॉइंट का अलग अलग मार्क था, उसने तकरीबन पूरी सोर्स ही लिख दी। उसके एग्जामिनर ने कितने दिए? 3 नंबर दिए। तो ये बात आपको समझ आ गई कि भाई सोर्स ए कैसे अटेम्प्ट करना था। इसके अंदर कोई नई चीज नहीं थी। अब सर सोर्स बी, क्योंकि देखें मैं अगर आपको सिर्फ एक मॉडल आंसर ही बताता रहूंगा ना
तो आप नहीं सीखेंगे, आप बच्चे की गलती से सीखें कि उसने क्या गलतियां करी, कि हम उस चीज को वो गलतियां जाके पेपर में ना करें। सही है। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। अब सवाल है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द टेंशंस दैट एग्जिस्टेड ओवर द फ्यूचर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सही है। अब आपको पता है कि भाई हमें सोर्स बी का तरीका सिंपल सा है। और सोर्स बी का तरीका क्या है सर? सोर्स बी का तरीका कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो भी पिक्चर दी हुई है, पहले आप बताओ कि आपको क्या सरफेस फीचर दिख रहा है, और साथ में आप ये बात बताओ कि हमारे पास आपको उसकी डिफरेंट चीज क्या दिख रही है, मतलब सोर्स डिफरेंट बताओ, सोर्स। और साथ में आप जो है वो ये बात बताओ कि हमारे पास क्या है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अब हमारे पास जो सबसे पहली जो चीज है वो है कि भाई हमें सोर्स में क्या दिख रहा है, सरफेस फीचर क्या दिख रहा है। और सरफेस फीचर के साथ साथ हमें ये बात बतानी है कि भाई उससे हम क्या समझ रहे हैं। ये चीज हमारे लिए क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सर हमें इसके अंदर इस तरीके से अगर हम देखें तो सर हमें क्या चीज समझने की जरूरत है। समझने की हमें ये चीज जरूरत है कि भाई आपके पास जो भी है, आपने जो भी अपना आंसर लिख रहे हो, अपना आंसर आपने इस तरीके से लिखना है कि सरफेस फीचर भी बताओ और ये बात भी बताओ कि भाई हमारे पास क्या चीज मुझे मुझसे क्या समझ आ रहा है और क्या है। और अगर मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मुझे इससे क्या लग रहा है, तो आप किस पे आते हो, आप लेवल 2 पे आते हो। अब हम पहले है ना बच्चे का आंसर पढ़ते हैं। बच्चे ने क्या लिखा, we can learn that there was a communal tension between the Muslims and Hindus। इसने कहीं पर भी ये बात बताई कि I can see two elephants fighting, one is India, one is Pakistan, from which we can learn that there was communal tension between Muslims and Hindus। इसने डायरेक्ट बता दी। इसने ये नहीं बताया मुझे क्या दिख रहा है, इसने बोला we can learn that there was communal tension between Muslims and Hindus। Muslim wanted their rights and a separate homeland, while Hindus wanted self-rule and wanted British out of India। British were sick of Indian tensions between Muslim and India and wanted to leave India। अब इसकी वजह से ये लेवल 2 पे ही रहा, क्योंकि इसने ये बताया ही नहीं। अगर देखें, इसने दो बातें अच्छी बताई हैं कि भाई हमारे पास इंडिया जो थे वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम्स एंड हिंदूज लड़ रहे थे। इसने ये बात भी बताई कि ब्रिटिश जो है वांटेड ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश वर सिक ऑफ द टेंशन। इसने दो बातें सही बताई हैं। लेकिन अगर इसने क्या गलती करी कि लेवल 3 पे नहीं आ सका, क्योंकि इसने इसको सोर्स से रिलेट नहीं करा। आपने जब अपना आंसर लिखना है तो बेटा आपने सोर्स से रिलेट करना है। अगर आप सोर्स से रिलेट नहीं कर रहे, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता, अच्छा ये कैम्ब्रिज की जो हमारी 2023 में ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर भी जो हमें रिसोर्सेस मिली थी वो इसी साल की मिली थी। तो अभी मैं आपको 5 मार्क का भी एक आंसर दिखाऊंगा। लेकिन उस बच्चे ने बहुत ज्यादा लिखा था तो एग्जामिनर ने कहा था कि मैं इसको 6 या 7 भी दे देती, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे ने बहुत लंबी करी है। अच्छा हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सोर्स बी या इन सोर्स बी आई कैन सी दैट देयर आर टू एलिफेंट्स, वन इज हिंदू इंडिया एंड वन इज मुस्लिम इंडिया, and they both are fighting with each other, from which we can learn that Hindus and Muslims were fighting with each other over the partition issue। वो partition issue पे लड़ रहे थे। Secondly, in source B, I can see that there is a person in between of elephants, which is looking like a monkey, and there is name written on it, Italy, which means it is British. From which I can infer, yeah, from which I can learn that the person behind, the person in between is trying, yeah, the British is trying to stop Hindus and Muslims from fighting over the partition issue, and they are thinking to leave the subcontinent as soon as possible। तो इस तरीके से मैंने अपना आंसर करना था कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दो एलिफेंट्स दिख रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं ओवर पार्टीशन। बीच में एक बंदा है वो उनको रोक रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। बताना है कि भाई मुझे ये दिख रहा है। अगर नहीं बताओगे आपको वही मिलेंगे। और आप देखो इसका पेपर जब चेक हुआ तो उससे पहले होने से पहले भी उसको 3 नंबर मिले थे, क्योंकि आप लेवल 2 पे ही रहोगे, आपने सरफेस फीचर से रिलेट ही नहीं कर रहे। तो ये वैलिड इन्फ्लुएंस नहीं कहलाता, ये इनवैलिड इन्फ्लुएंस कहलाता। 3 से 5। अच्छा अब सर हमें एक अच्छे बच्चे का भी तो एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिखाएं। ये पेपर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसके अंदर आपके पास क्या है, हमारे पास जो ज्योग्राफी की जो हिस्ट्री की जो कैम्ब्रिज ट्रेनिंग रिसोर्सेस हैं वो इसी साल की हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये तो 2022 की है, हमारे सर ने कहा है कि वो 2004 का मेथड सिखा रहे हैं आपको, ने आपको सर जो है वो ये कर रहे हैं। देखें बेटा आपको, अब मैं ना रो रो के ना मेरी हालत है ना खराब हो गई है। सही है। अब मसला बताऊं क्या है, मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे ना बोलना बड़ा आसान होता है, लोगों के पास प्रूफ होता नहीं है।
बिला झिझक जो है ना उसकी चीजें बोलते हैं। ये जो मैंने आपको मार्किंग गाइडेंस दिखा रहा हूँ ना, ये मार्किंग गाइडेंस 2022 का पेपर था, सही है। बच्चे कह रहे हैं एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे टीचर ने कहा ये 2004 का मेथड है। मतलब एक होती है थोड़ी सी सेंस होती है, अगर आपने बच्चे को पांच पेपर प्रैक्टिस कराया होता आपको पता होता भाई 2022 का है, 2004 में उसको वही आई थी ये पेपर आने वाले हैं, सही है। दूसरी चीज, 2004 के अंदर मैं कितना जवान हूंगा, मैं इतना जवान, मैं क्या वहां पे वर्कशॉप लेने जाता 2004 के अंदर? तो हम तो जवान है ना, अब टीचर्स बुढ़े हो गए, हम तो जवान टीचर हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि भाई सुनी सुनाई बातों में ना आया करें। इसमें जो मार्किंग गाइडेंस लिखी हुई है वही मार्किंग गाइडेंस आपको नई मार्किंग स्कीम्स के अंदर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेनिंग की हमारे पास वो है। अब हमने आपके टीचर से पहले ट्रेनिंग ले ली, तो अब उसमें भी टीचर्स को मसला है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब हमारे पास ये तस्वीर थी, तस्वीर के अंदर हम आपको स्क्रिप्ट ए का आंसर पढ़ाते हैं, सही है, स्क्रिप्ट ए का। और इसके अंदर देखें क्लियरली मार्किंग भी लिखी हुई है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जिसको तौफीक हुई होगी उसने बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसको तौफीक नहीं हुई होगी ना उसने नहीं पढ़ा होगा। अब ये देखें क्या लिखा है। अ कैंडिडेट हु ओनली प्रेजेंट सरफेस फीचर कैन ओनली बी अवॉर्डेड 1 mark. A candidate only presents one sub can be awarded 2 marks. Two valid unsupported. A candidate who supports a valid inference with a surface feature must be awarded 4 marks. Two valid inference each with a surface feature must be awarded 5. तो ये हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद सरफेस फीचर और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखो हम स्क्रिप्ट ए पर आता हूँ, स्क्रिप्ट ए पे बच्चे को कितने मार्क्स मिले थे, और एग्जामिनर ने क्लियरली हमें जो है ना बताया था। ये देखें बच्चे को इसमें 5 में 5 मिले। अब हम बच्चे का आंसर देखें, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक्स टू इन्फ्रेंसेस, दो इन्फ्रेंसेस, दो से ज्यादा ढेर होशियारी बनाने की जरूरत नहीं है, बता रहे हो तो एक गलत होगा तो दूसरा चेक हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं। एंड एक्सिस्टेड एंड सपोर्ट्स देम विद डिटेल्स फ्रॉम द सोर्स। अब बच्चे को 5 मिले, 5 जब मिले, अच्छा मैं आपको बाकियों की भी स्क्रिप्ट की वो मार्किंग बताता हूँ। स्क्रिप्ट बी में अगर आप देखें इसको 1 नंबर मिला है। क्यों एक मिला है? द सोर्स इज डिस्क्राइब एंड देयर इज सम नॉलेज, देयर आर नो इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द सोर्स। फिर हमारे पास है यहाँ पर आप देखें, candidates select the fighting from the source and infers that the inability to British resulted in the British decision to leave the subcontinent। एक उसने एक ही बात को लिखा है, तो इसी वजह से उसको एक और पॉइंट नहीं मिला, उसको 4 नंबर मिले। इसी तरीके से बच्चे ने the tensions are inferred about the clashes between two communities and the source shows at least threatening to leave the subcontinent। Candidate mentioned that the clashes were continuous and could have made more for this fifth candidate mentions that the clashes and could have made more of this for the fifth mark। अगर उसको वो सही से समझाता तो उसको शायद 5 नंबर मिल जाते। फिर है इधर देखें द सोर्सेज डिस्क्राइब एंड देयर इज सम नॉलेज, 1 नंबर। फिर आप देखें स्क्रिप्ट एफ, 2 नंबर क्यों मिले? इन्फेयर्स दैट द सिचुएशन इज कॉजिंग ब्रिटेन विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द सोर्स, सपोर्ट फ्रॉम द सोर्स नहीं था तो दो, एक ही बात उसने बताई। तो ये आपको, अब हम स्क्रिप्ट ए का आंसर पढ़ते हैं। In the picture, it can be seen that the Atlee appears to be very angry and is injured from the, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने, from which it can be inferred that the British were economically, पता नहीं, and having a lot of problems with governing India, hence they left the ये। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है इसका। हालांकि इसने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करे, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। These are two elephants, India and Pakistan, putting pressure on Attlee, which shows that Attlee heard the British were pressurized। ये पता नहीं heard, पता नहीं जो भी लिखा हुआ है इसने, जो भी बात लिखी हुई है इसने यहाँ तक दूसरी बात लिखी है। अगर ये यहाँ तक भी लिखता इसको मार्क्स मिल जाते। और फिर उसके बाद इसने कॉन्टेक्चुअल नॉलेज दिया, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड थर्ड जून प्लान इन 1947 व्हिच अनाउंस। तो ये जो चीज है इसने, एग्जामिनर ने कहा कि बहुत एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है, इसको इतनी डेरुशालियां करने की जरूरत नहीं थी, सही है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक और बात भी आपको इससे पता चली होगी, एग्जामिनर देखो पेपर चेक कर लेता है अगर आपकी राइटिंग गंदी भी है, लेकिन इतनी गंदी नहीं हो कि समझ ही ना आए, सही है। मेरे पास कुछ बच्चों के मॉक्स है, मैंने उनको देखा, मैंने बोला है भाई ये क्या है, इतनी गंदगी, तो मैंने बोला इस पे मैं क्या रखूं, पान रख के बेचूं, इतनी गंदी राइटिंग। तो ये जो चीज है, आपने इसका ख्याल रखना है, सही है। तो यहाँ तक बच्चे ने जो है वो बाहर आगे बहुत ज्यादा लंबी करी हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नया सवाल, एक्सप्लेन व्हाई क्रिप्स मिशन हैड लिमिटेड सक्सेस इन 1942। सिंपल सा सवाल है भाई, ये हमारे पास 1942 में क्रिप्स मिशन क्यों ऐसे हुआ। तो हमें क्या लिखना था, हमें जो है इसके अंदर 3 रीजंस लिखने होते हैं। अब जब हमें 3 रीजंस लिखने थे तो हम क्या करेंगे, मार्किंग स्कीम बाद में देखेंगे, पहले हम बच्चे को देखते हैं कि इसमें बच्चे को कितने मिले। बच्चे को इसमें 5 मिले, सही है। अब 5 देखना कि क्यों मिले।
अब देखना, बड़े गौर से समझना। Cripps mission failed because now the main demand of Muslims was separate homeland. Jinnah told in Pakistan resolution that they wouldn't accept reforms if there is no Pakistan, and if there is no Pakistan in discussion. इधर एग्जामिनर ने कहा ये लेवल 2 है, आपने प्रॉपर तरीके से उसको क्वेश्चन से रिलेट नहीं करा। पहले आप चीज बताओ, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन से रिलेट करो कि भाई इन क्रिप्स मिशन, क्योंकि उसने ये बता दिया कि भाई जिना ने ये कहा था कि ये, तो बताओ ना भाई क्रिप्स मिशन के अंदर देयर वाज नो, वो नहीं थी हमारे पास, क्रिप्स मिशन के अंदर पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। ये वो बात बता रहे कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन में क्या कहा था और सिर्फ फेल्ड बता दी। इस पे बच्चे को क्या मिले, लेवल 2 मिले। ये एग्जामिनर ने कहा कि ये आपने आइडेंटिफाई करे, ये आपने एक्सप्लेन नहीं करा। अच्छा, अब इधर आप देखो, इधर आप देखना, इसको लेवल 3 मिले। अब क्यों लेवल 3 मिले, बड़े गौर से देखना। फर्दर द कांग्रेस वांटेड इमीडिएट, हालांकि वो भी छोटा ही लिखा है, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे। देखो अब इसके अंदर इसने छोटा पैराग्राफ ही लिखा है, कहीं पे बड़ा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, लेकिन इधर एग्जामिनर ने लेवल 3 क्यों लिखा है? क्योंकि उसने बताया, अब देखो बड़े गौर से समझना, फर्दर कांग्रेस वांटेड इमीडिएट कंट्रोल ऑफ पावर एंड सेल्फ रूल, while in क्रिप्स मिशन there was no transferring of power immediately, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ये थी ही नहीं, जिसकी वजह से ये फेल हुआ। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या दे दिया, एग्जामिनर ने लेवल 3 दी है। लेवल 3 इसलिए दी है, अब इसने एक रीजन सही बताया। अच्छा, थर्ड रीजन समझते हैं। लास्टली इंडियंस वांटेड टू प्रेशराइज ब्रिटिश and tried their best to convince them to leave India by rejecting their reforms and getting pressure on them. अब ये जो है इसने बताया, तो आपने ये बात नहीं बताई कि भाई उनको क्यों प्रेशर करना था, क्यों उनकी, तो हमने ये बात नहीं बताई कि भाई उनकी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ऑलरेडी क्या थी, काफी ज्यादा वीक पोजीशन थी, और क्रिप्स मिशन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आए थे, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज करते और उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर आता है, देन दे वो। तो देखो आपकी एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आप उसको रिलेट बैक टू द क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे। अब देखो इसका एक ही रीजन रिलेट हो रहा था बैक टू द क्वेश्चन, जहां पे वो बात बता रहे कि भाई हाँ ये क्रिप्स मिशन में ये चीज नहीं थी इसलिए रिजेक्ट हो। तो एग्जामिनर ने उसको कितने नंबर दे दिए, एग्जामिनर ने उसको 5 नंबर दे दिए, एक रीजन। ये बात समझ आई, इतने से रीजन पे। अब अगर किसी का ये डाउट होता है कि सर आपके आंसर्स छोटे हैं, सर मेरे आंसर्स ये हैं वो हैं, आंसर नहीं चाहिए भाई एग्जामिनर को, आंसर ये नहीं चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा कि मुझे लंबी लंबी कहानियां लंबे लंबे भाषण बताओ। अरे भाई एग्जामिनर ने सिंपल सी चीज कही है कि मेरे बच्चों, आपने जो अपना आंसर देना है वो कंसाइज देना है, एक्यूरेट देना है और रेलिवेंट आंसर देना। अच्छा, अब हम एक 7 मार्क्स वाले आंसर को भी पढ़ लेते हैं। 7 मार्क्स वाले आंसर पहले देख लेते हैं कि इस बच्चे को 7 आउट ऑफ 7 मिले या नहीं मिले। 7 आउट ऑफ 7 क्या लिखा हुआ है, ऑफर 3 एक्सप्लेनेशन फॉर लिमिटेड सक्सेस ऑफ वन इन ईच पैराग्राफ, 1C। अब आप बोलोगे सर इसने तो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हैं, बेटा ये बच्चा कोई पता नहीं ये कहाँ कहाँ से पता नहीं ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये इतने इतने लिखा है इसने, इतना इतना लिखा है कि मैं खुद तंग आ गया। हमने भी एग्जामिनर को ये कहा कि भाई ये आपने इतने बच्चे लंबे लंबे आंसर्स लिखे, एग्जामिनर ने कहा ये कोई पागल पागल ही था। The Cripps mission was introduced in 1948 by Sir Stafford Cripps. They wanted Congress support for the war they were fighting, and due to this, they offered dominion status to Congress after the war. However, the Congress motto was to only agree on Swaraj or self-government. However, this mission was not giving. अब देखो इसने मेंशन करा ना कि क्रिप्स मिशन was not giving Hindus this clause, hence it was rejected. अब इसने ना बहुत लंबी करी हुई है, सही है, एक ही बात को लंबा करा। The Cripps mission was also opposed by the Congress as it gave the right for provinces to opt out of the future federation. This gave the towards partition, and Congress were against that, and hence they opposed it. Further, Congress was saw that British in a weak position, and by putting pressure on them, they would leave India. Gandhi opposed the Cripps mission and started his Quit India movement to drive the British out of, as the Cripps mission was not accepted by Congress. पता नहीं उसके आगे क्या लिखा है। मोर ओवर मुस्लिम लीग विच वॉज ऑल्सो अ मेजर पार्टी, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया अपोज ऑल्दो इट गिव द राइट ऑफ प्रोविंसेस टू ऑप्ट आउट द थ्रो पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाली डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई थी। द मोटो वॉज, पता नहीं इसने इतनी लंबी लंबी करके लिखा हुआ है, इसको मैं छोटा भी करके लिख सकता था। इसको कितने मिले, 7 मिले, इसने 3 रीजंस लिख दी। सही है, इसने 3 रीजंस वही बच्चे वाले रीजंस लिखे, इसने थोड़ा सा लंबा करके लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा आंसर दिखाऊं जिसमें बच्चे ने कम लिखा हो लेकिन उसको 7 मिले हो। अगर इसी में ही अगर कोई ऐसा सवाल मिल जाए। अब ये देखें पैराग्राफ इसको 5 क्यों मिले,
वन पैराग्राफ ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, दिस इज अबाउट जिनाज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल विद रीजन। एक पैराग्राफ पे उसको वो मिल गया, क्यों? क्योंकि उसने एक्सप्लेनेशन। तो ये जो बच्चे कह रहे थे ना कि 2004 का मेथड है, तो मैं उनको यही कहूंगा कि बेटा सस्ते नशे ना करें। फिर क्या है, 5 नंबर क्यों मिले? देयर इज वन एक्सप्लेनेशन गिवन दैट जिना कुड नॉट एक्सेप्ट अ प्रपोजल। अच्छा, इधर भी इसको 3 नंबर मिले। 2 पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड बट नाइदर इज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं है बाबा, तो कितने मिले? दो, 3 नंबर मिले। 1C, इसको दो, इसको 6 मिले। देर आर टू एक्सप्लेनेशंस, द फर्स्ट इज टू एक्सप्लेन व्हाई कांग्रेस रिजेक्ट द क्रिप्स मिशन, इज टू एक्सप्लेन व्हाई द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, इसको 6 नंबर मिल गए। फिर इसको इसको 1 मिले। द रिस्पॉन्स डज नॉट अटेम्प्ट टू एड्रेस द क्वेश्चन, इसने उल्टी सीधी पता नहीं अपनी हवाई फायरें करी होंगी। तो जब ये चीजें हुई तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो कहानी है, वो कहानी को 1 मिनट हम शुरू करते हैं। अच्छा, क्रिप्स मिशन का सर अब जो है वो आप हमें एक आंसर बताएं कि ये क्या होगा। तो बड़े गौर से आपने समझना है। मैं आपको एक आंसर दिखा रहा हूँ मैजिक बुक के अंदर, मैजिक बुक सेक्शन 2। 1930 से 1947 वाली। अच्छा, 1 मिनट से रुकिएगा, वो फाइल जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, अब मैं आपको ये देखें, नसीब देखें क्रिप्स मिशन का हिस्सा। इन 1940 लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड थ्रू विच एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री वाज डिमांडेड। मुस्लिम्स रिजेक्टेड द प्लान बिकॉज ब्रिटिश वुड नॉट एग्री टू द पार्टीशन। क्या लिखा है? क्यों रिजेक्ट करा? क्योंकि उन्होंने इस प्लान से एग्री नहीं करा। जिना हेड क्लियर, फिर मैंने मेंशन करा कि जिना हेड क्लियरली मेंशन दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनी प्रपोजल वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आपने बताना है कि भाई ब्रिटिश ने एग्री नहीं करा पार्टीशन से, सही है। The Congress party wanted immediate and full control over that. It was the main demand that British should leave India by giving them. But the British wanted, ये बात क्रिप्स मिशन में ही हुई थी, wanted to control the power which Congress rejected. The British were also negotiating. मैंने बताया कि भाई British were also negotiating from a weak position since the British government was involved in World War II, so they were having a weak position and they wanted Indian support during the war, so they fully exploited this position. Hence, Indians see this as best position to pressurize British to drive them out of it. तो ये है रीजन। मैटर नहीं करता कितनी लंबी लंबी कहानियां फेंक फेंक के आ रहे, ये मैटर करता है कि आप उसको रिलेट बैक टू द क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते। सही है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे हो, मेरी बात समझ आई होगी। अब हम आते हैं 14 मार्क 10 मार्क का सवाल। अच्छा देखो, ये जब 10 मार्क का सवाल आया ना, ये पहली दफा आया। अब जब ये पहली दफा आया ना, डिसएग्रीमेंट ओवर द फ्यूचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज द मेन रीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ गांधी जिना टॉक्स इन 1944। हाउ फार डू यू एग्री? अब आपने इसमें गांधी जिन्ना टॉक्स के फेलियर के रीजंस बताने। एक रीजन ये है जो क्वेश्चन वाला दिया था, वो है कि भाई मुझे बताना है कि, अच्छा पहले मैंने अभी आपको आंसर अपना 7 मार्क्स का पढ़ा दिया, इसकी मैं मार्किंग स्कीम भी दिखा दूं। 7 मार्क्स का जो आंसर है वो यहाँ पर, कांग्रेस रिजेक्टेड, सही है। मुस्लिम लीग अपोज्ड, ब्रिटेन वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉर, वॉर वाला पॉइंट, सही है। अच्छा, अब हमारे पास है disagreement over the future of the central government in subcontinent was the main reason for the breakdown of the Gandhi Jinnah talks। सही है। अब सबसे पहले अब आपने ये बात समझनी है कि बेटा आपके पास मेन रीजन कौन सा है। एक तो है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये 10 मार्क का सवाल है, अगर मैं पहले एक फेलियर है रोल ऑफ सेंट्रल, आपको याद होगा गांधी जना टॉक्स में ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ने सॉरी इंडियंस ने कहा था, हिंदूज ने, कि भाई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। जिन्होंने क्या कहा था? नहीं, पावर प्रोविंसेस के हाथ में होनी चाहिए। एक तो ये वाला फड्डा, सही है। उसके बाद सर और दूसरे फड्डे कौन से थे? दूसरे फड्डे ये हुए थे कि आपके गांधी भाई ने क्या कहा था कि मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये वाले बात पे फड्डा हुई थी कि किसके रिप्रेजेंटेटिव हो। गांधी को क्या कहा था? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते, तुम पूरे इंडिया के कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव हो, सही है।
उसके बाद माइनॉरिटीज पे थोड़ी सी एक बात छिड़ी थी। फिर ये बात हुई थी कि भाई आपका जो मसला है एब्सर्ड है, कि मतलब आपने ये बात जो सोची है वो बिल्कुल फालतू है। अब रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा मुझे कोई तीन रीजंस और बताने थे। अब हम पहले ना बच्चे का आंसर पढ़ते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा। और बच्चे ने कोई इतना लंबा आंसर नहीं लिखा। अच्छा, इसने आफ्टर गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल ड्यू टू हेल्थ इशू ही स्टार्टेड टॉकिंग विद जिना अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब जब ये हमारे पास है तो ये इसने इंट्रोडक्शन लिखा। अच्छा, मैं बच्चों को कहता हूँ 14 मार्क में इंट्रोडक्शन लिखे, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं होते, इसके कोई मार्क्स नहीं। एग्जामिनर ने यहाँ कहीं टिक विक लगाया नहीं लगाया, ना लेवल 1 लिखा ना लेवल 2 लिखा। ये मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सारे टीचर्स कहते हैं पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखो फिर रीजंस आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे कहीं पे भी एग्जामिनर ने कहा कि आपने लेवल 1 पहले करा है, लेवल 2 आपने वो करा है। एग्जामिनर आपको ये बात कहता है कि भाई आपका कौन सा रीजन लेवल 3 पर है, कौन सा रीजन लेवल 4 पे है। अब देखो, इसने सबसे पहले वो रीजन बात करी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात। इसने कहा गांधी वांटेड सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ प्रोविंसेस। ही वांटेड दिस बिकॉज हिंदूज वर इन मेजॉरिटी and would dominate Muslims even if the Muslims had control over a province. But Jinnah refused and wanted provincial. That's why it failed. इसने पूरी कहानी बताई। इसको लेवल 3 मिले, लेकिन लेवल 3 अभी कितने मिले हैं इसको? लेवल 3 4 मिले। कितने मिले? लेवल 3 4, 10 मार्क का सवाल था। अब आपको बताया कि अब अगर इसने कोई और रीजन लिखा, फिर इसने लिखा हाउएवर देयर वर अदर रीजंस टू। गांधी वांटेड दैट मुस्लिम्स शुड वर्क टुगेदर with should work together with Hindus and send British out of India, then decide the future of subcontinent. But Jinnah didn't trusted Gandhi and wanted to decide the future of India in the presence of. That's why the talks failed. तो उसने एक और रीजन बताया। इधर एग्जामिनर ने इसको लेवल 4 दी। फिर इधर लेवल 2 क्यों मिले? अब गौर से सुनना। गांधी सेड दैट ही वाज द स्पोक्समैन ऑफ ऑल इंडिया एंड रिप्रेजेंटेड बोथ हिंदू एंड विद जिन्ना रिफ्यूज एंड सेड गांधी ओनली रिप्रेजेंटेड हिंदू। गांधी आल्सो डिक्लाइंड द टू नेशन थ्योरी एंड डिडंट वांट इंडिया टू बी पार्टीशन व्हिच वाज द मेन डिमांड ऑफ मुस्लिम। जिन्ना रिफ्यूज एंड व्हाई। एंड देन उसने लिखा दैट्स व्हाई द टॉक्स फेल्ड। अब आपको याद होगा मैंने मार्किंग क्राइटेरिया क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर उसने, अच्छा ये वाला जो इसने रीजन लिखा, इस रीजन पे एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए। इसने एक रीजन क्वेश्चन वाला दिया और दो अदर रीजंस बताए। क्वेश्चन वाला रीजन दिया लेवल 3 4, जैसे ही इसने एक और अदर रीजन बताया एग्जामिनर ने इसको दिए होंगे लेवल 4 7। फिर इसने एक और रीजन बताया तो एग्जामिनर ने दिए होंगे लेवल 4 8। फिर एक और इसने नहीं बताया तो इसको लेवल 4 9 नहीं मिले, और लेवल 4 9 नहीं मिले तो इसका कंक्लूजन चेक हुआ नहीं हुआ। कंक्लूजन के जब तक मार्क्स नहीं होते जब तक आप हाईएस्ट मार्क्स पे ना आ जाओ। समझ आई बात? तो आपने जो आंसर लिखना होता है वो इस तरीके से लिखना होता है कि एग्जामिनर बोले एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। ये जो है ना एग्जामिनर का आपके पेपर देखते हुए होना चाहिए। तो अब देखो इसने तीन रीजन सही से बताए और इसने टॉक फेल बताया। लेकिन इसका ये वाला जो रीजन है ये क्या था? थोड़ा सा इनवैलिड, जिसकी वजह से वो सही तरीके से उसने नहीं लिखा। अब जब उसने सही तरीके से नहीं लिखा तो अब देखें क्या हुआ। अब देखें एग्जामिनर ने मार्क्स इसीलिए उसके काट दिए और उसको लेवल 4 8 मिले। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। हम जो है इसकी जाते हैं कि बच्चे ने इसको कितने मार्क्स दिए थे। अगर आप देखें तो इसको चेक होने से पहले 8 आउट ऑफ 10 मिले थे, चेक होने के बाद भी 8 आउट ऑफ 10 मिले थे। देख रहे हैं? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बेटा आपने घबराना नहीं है। इसकी आंसर की क्या क्वांटिटी मैंने बहुत बड़ी लिखवाई हुई है? आंसर की क्वांटिटी बहुत बड़ी है? नहीं। आंसर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप रिलेट बैक टू द क्वेश्चन करो, सही तरीके से लिखो। तो एग्जामिनर आपको बोलेगा वाह क्या बात है। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए आप किससे पढ़कर आए हो। सही है? अच्छा, एक और बात सर, आप इसका आंसर दिखा दें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। Gandhi wanted that the main powers like defense and foreign policy should be under the control of central government, while Jinnah wanted power for the provinces. Gandhi was sure that in case the British would leave India, all the power would be obtained by the Congress, but Jinnah wanted provincial power so that in case would leave India, so some power would remain under the control of Muslims. अगर मैंने ये रीजन लिखा, मुझे एग्जामिनर लेवल 2 ही देगा, मुझे लेवल 3 भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने इसमें ये नहीं बताया कि ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस डिफरेंस गांधी जिना टॉक्स फेल्ड। मुझे बताना है भाई गांधी जिना टॉक्स फेल्ड। समझ आ रही है बात? However, there were other reasons for the breakdown of Gandhi Jinnah talks in 1944. Gandhi and Jinnah couldn't agree due to their talks because they had very different ideas about who they were representing. Gandhi wanted to represent everyone in India,
No matter their religion, he believed in a country where everyone, Hindus and Muslims together, could live peacefully. But Jinnah started thinking more about representing only Muslims. He wanted to make sure that Muslims had their own identity and interests protected. This big difference in their ideas, with Gandhi wanting united India and Jinnah focusing more on, made it really hard for them to find common ground in their discussion. मतलब इसकी वजह से वो नहीं कर सके, एग्री नहीं। During a big issue was two nation theory supported by Muslim League, saying Hindus and Muslims are separate nations. Jinnah wanted a separate Muslim state, Pakistan, based on this idea. But Gandhi didn't agree with this theory. He wanted everyone to live together in one India, no matter their religion. This disagreement on a fundamental concept made it really hard for them to find a common ground during the talks. Gandhi's belief in a united India clashed with Jinnah's push for a separate nation, contributing to the talks fail. एक और रीजन बताया कि हमारे पास क्या है, गांधी एंड Jinnah couldn't because Gandhi was stubborn and didn't fully consider the right of minority groups. Gandhi wanted ideas for a united India, sometimes overlooked the specific needs of minorities community. Jinnah leading the Muslim League and wanted to make sure Muslim rights were protected. But if Gandhi's proposals didn't address these concerns, Jinnah couldn't agree. The talks failed because they couldn't find common grounds on issues related to minority rights and representation. तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद है कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन में कंक्लूजन दे दिया, आपको एग्जाम में मार्क्स दे दिया। अब देखो इस सवाल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस सवाल से सीखने को यह मिलता है कि देखें, जब ये सवाल आया ना, तो ये सवाल पहली दफा ऐसा हुआ कि ये 10 मार्क्स में आया। ये सवाल हमेशा कितने मार्क्स में आता था? 7 मार्क्स में, और मैं भी फॉर 10 मार्क्स नहीं करवाता था। अब एक बच्चा होगा जो वहां पर जाके रोना शुरू हो जाएगा। अगर 7 मार्क्स का सवाल 10 मार्क्स में आ रहा है या 14 मार्क्स में आ रहा है, वहां जाके एक बच्चा होगा जो रोना शुरू हो जाएगा। और एक बच्चा होगा जो थोड़ा सा अक्लमंद होगा। एक बच्चा होगा वो रोना शुरू हो जाएगा, यार सर ने मुझे पढ़ाया नहीं, सर ने मेरे साथ ये हरकत कर दी, सर ने मुझे रीजन नहीं बताया था, मैं सर की वजह से फेल हो गया। वो ब्लेम गेम खेलेगा। और एक होगा अक्लमंद बच्चा जो थोड़ा दिमाग से सोचेगा कि यार अगर 10 या 14 मार्क्स का सवाल आया है, मुझे 10 या 14 मार्क्स में टोटल 4 रीजन लिखने हैं। अगर मुझे 7 मार्क्स के 3 रीजन भी बताएं, अगर मैं 3 रीजन भी लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन वाला रीजन और अदर 2 रीजन लिख देता हूँ, तो मैं 10 में से इजिली 8 ले आ सकता हूँ, और 14 में से मैं इजिली कितने ला सकता हूँ? 11 ला सकता हूँ। एक बच्चा होगा जो वहां पर रो रहा होगा, और एक बच्चा होगा थोड़ा अक्लमंदी से अपने आप को क्या रखेगा, अपने आप को वहां जाके चिल रखेगा। देखो एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। एग्जाम के अंदर रोना धोना नहीं होता। रोने धोने से कभी किसी चीज का हल निकला है? रोने धोने से अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं हो रही, सर मुझे ये नहीं हो रहा, सर मुझे वो नहीं हो रहा। मैंने मैसेज करना ही अभी छोड़ दिया, एंड में मैसेज करूंगा पेपर से एक दिन पहले सबको। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बेटा, आप लोग इस तरीके से है ना, रोने धोने से कुछ नहीं होता। हमेशा है ना, जब अगर कोई मसला है, उस मसले का हल निकाला जाता है। मसला आए, मसले को सीखा जाता है कि भाई पेपर के अंदर करना कैसे। पेपर के अंदर 10 मार्क्स का सवाल है, अगर मुझे 3 रीजन आते हैं मैं 8 नंबर ले सकता हूँ। मैं 14 में से मैं मुझे 3 रीजन आते हैं मैं 11 नंबर ले सकता हूँ। ये सीखना होता है। कंक्लूजन का मार्क्स नहीं मिलेगा, बाहर में जाए। लेकिन अगर मैं रो जाऊंगा पेपर के अंदर, अगर मैं हार मान लूंगा, तो पेपर के अंदर मुझे जो मार्क्स मिलने हैं वो भी मुझे नहीं मिले। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, हम इसकी मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं। तो देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ वन साइड ऑफ द इशू, वन एक्सप्लेनेशन। और अब हमारे पास इसका जो है वो मे एग्री वाला पॉइंट्स क्या है? गांधी वांटेड सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात है। गांधी फेल्ट शुड नॉट बी डिस्कस अंटिल पार्टीशन लेफ्ट इंडिया। स्पीकिंग जिना रिमाइंडेड कि भाई तुम सिर्फ हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव हो। और टू नेशन थ्योरी हमारे पास। तो इस तरीके से हमने और रीजंस बता दिए। तो अगर आप टोटल 4 रीजंस बता देते हो, तो ये ही उसका पैटर्न होता है कि आपने चेक करना है इसके अंदर वो ही 4 रीजंस टोटल लिखने होते हैं, जैसे हम 14 मार्क में लिखते हैं। बस कंक्लूजन 1 नंबर का होता है। मार्किंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न सेम होता है। सही है। जो गए 10 और 14 मार्क में पैटर्न अलग होता है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सही है। आप इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ लो, कहीं पे भी आपको डिफरेंस दिखे तो आप मुझे बताना। 14 मार्क की मार्किंग स्कीम पढ़ो, 10 मार्क की पढ़ो, दोनों की सेम होती है। अच्छा, अब हमारे पास है। अच्छा, अब हम इसको बंद कर देते हैं सोर्स को, और हम आते हैं क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट द बैटल ऑफ बालाकोट। अब बैटल ऑफ बालाकोट क्या होगा? बैटल ऑफ बालाकोट होगा, बैटल ऑफ बालाकोट के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास सवाल ये है कि भाई बैटल ऑफ बालाकोट क्या था। आपको याद होगा, जिसने जिहाद मूवमेंट सही से पढ़ी होगी उसको पता होगा बैटल ऑफ बालाकोट क्या है। एक बच्चा होगा रोना धोना शुरू कर देगा, ये क्या है? बालाकोट का आपने नाम कहाँ सुना? बैटल ऑफ बालाकोट 1831। कब हुई? 1831 के अंदर।
सैयद अहमद शहीद बरेलवी शाह इस्माइल के साथ उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। यहाँ पर आप ये बताओगे कि बालाकोट हमारे पास क्या थी, एक सेफ प्लेस थी, वहां पर हम जो है उनको अटैक कर रहे थे, लेकिन आप ये बात बताओगे उनको कुछ लोगों ने बिट्रे करा, कुछ लोगों ने धोखा दिया, और आप ये बात बताओगे सिक्स जो है उनको रंजीत सिंह लीड कर रहे थे और उन्होंने जो है उनको डिफीट कर दिया, बैटल ऑफ बालाकोट। अब एग्जामिनर ने इसमें, बच्चे ने मेरे ख्याल से ये सवाल अटेम्प्ट करा ही नहीं था, क्वेश्चन टू अटेम्प्ट नहीं करा था, तो हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। 1831 में हुआ, सईद अहमद शहीद बरेलवी जो है इसके अंदर मरे, शाह इस्माइल इन ग्रैंड सन ऑफ शाह वलीउल्लाह इसके अंदर मरे, शहीद हुए, सॉरी मरे नहीं। और उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास जो सिक्स थे उनको लीड कर रहे थे रंजीत सिंह। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि इनको बीट्रे किया जाता है, ही वॉज डिफीटेड। तो आपने चार बातें बता दी। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन वाई हाजी शरीयतुल्लाह वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हम जल्दी से इसको मैजिक बुक सेक्शन 1 के अंदर जो है वो उसको देख लेते हैं। और उसके बाद हम इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेंगे जल्दी से। यही सवाल था, एक्सप्लेन व्हाई हाजी शहीदुल्लाह वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। Muslims had forgotten basic principles on Islam. Therefore, Haji Shariatullah began his reforms movement, known as the Faraizi movement, which insisted upon the fulfillment of Farais, religious obligations imposed by God and His Prophet. As a result of his efforts, Muslims dedicated their lives to perform their duties. दूसरी इनकी इंपॉर्टेंस, he united the Muslim peasants against the cruel exploitation of Hindu landlords who were not giving them their social and economic rights. He infused a spirit of jihad among them by declaring India Darul Harb. As a result, Muslims stood up for the protection of their rights. These endeavor of his inspired the Bengali leaders like Titumir and Tatya Topi, who continued the effort towards the revival of Islam even after the death of Haji Shadullah. Haji Shadullah also worked towards the elimination of Hindu customs that had crept into Muslim society due to the continuous interaction. It was significant as he attempted to purify the lives of the people so that they could not only distinguish between Islamic rituals and Hindu practices but also follow the true Islamic principles. तो ये आपने बातें बताई, अब तीन बातें बताई, अब हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ही फाउंड द फराइज़म मूवमेंट, मुस्लिम कम्युनिटी को जो बैडली ट्रीट कर रहे थे तो उन्होंने उसका हल निकाला। ही फेल दैट कम्युनिटी वाज डिमोरलाइज्ड, मतलब उसको सही राह पे लाना था। फिर सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट वर द मिलिट्री फैक्टर्स द मेन कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके अंदर बच्चा क्या करेगा, सीधी सी बात है कि बच्चा जो है अक्लमंद होगा, वो सबसे पहले इसके अंदर मिलिट्री कॉजेस बताएगा, फिर अदर थ्री रीजंस बताएगा एंड देन कंक्लूजन बताएगा। तो अब हम इसके आंसर को देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो मिलिट्री फैक्टर्स हैं, सबसे पहले मैंने मिलिट्री फैक्टर्स बताया। जैसे ही मैंने मिलिट्री फैक्टर्स बताया तो मुझे ये बात पता है कि 14 मार्क्स के अंदर अगर मैं क्वेश्चन वाला रीजन सिर्फ बता दूं, मुझे कितने मार्क्स मिल जाते हैं, लेवल 3 7। हाउ देवर अदर सॉरी, हाँ द मेन कॉज ऑफ वॉर ये है ना। अब हमारे पास है हाउ देवर अदर फैक्टर्स विच कॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिखा, लेवल 4 10 मिल गए। उसके बाद मैंने लिखा कि उनको अपना कल्चर और सारी चीज़ें करनी थी, प्रोपिगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी और करनी थी, ये सारी चीज़ें, लेवल 4 11। फिर मैंने बताया कि उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स निकाले थे, लेवल 4 12। और उसके बाद मैंने क्या करा, कंक्लूजन दे दिया, तो मुझे कितने मिल गए, लेवल 5 14। अब मैं मार्किंग स्कीम को देखता हूँ कि मार्किंग स्कीम के अंदर क्या है। मार्किंग स्कीम के अंदर है मे एग्री मतलब एक व्यू, कि ब्रिटिश ने कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस करी और ये सारी चीजें। फिर हमने दूसरी बात में प्रोपिगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाली बात बताई थी। हमने इंग्लिश जो उनको टीच की जा रही थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और भी अदर रीजंस, हमने कोई तीन रीजंस लिखे। और जब हमने अदर रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज शुड आल्सो बी क्रेडिट, हमने वो लिखा क्वेश्चन वाला रीजन, अदर थ्री रीजन, और एंड में कंक्लूजन दे दिया, तो हमें कितने मार्क्स मिल गए, 14 मार्क्स। फिर सवाल है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब सर इसके अंदर बच्चे को कितने मिले, इसके अंदर बच्चे को 3 आउट ऑफ 4 मिले, और पेपर चेक होने के बाद भी 3 आउट ऑफ 4 मिले। अब देखें इसमें पर्पस पूछा है, ये नहीं पूछा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्या था। आप पर्पस क्या बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, ताकि वो लोग इंग्लिश स्कूल्स को क्या कर सकें, फॉलो कर सकें, वेस्टर्न करिकुलम को फॉलो कर सकें। आप ये बात बताओगे ताकि मुसलमानों को एजुकेशन ले सकें, जो हिंदूज एजुकेशन ले रहे थे उनकी टक्कर की एजुकेशन ले सकें, ताकि मुसलमानों जो है वो हिंदूज की टक्कर पे आ जाएं। आप ये बात बताओ उनके रिलेशंस किससे अच्छे हो जाएं, ब्रिटिश के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएं, उनका सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। पर्पस बताना है कि भाई मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया क्यों। अब बच्चे का रिस्पॉन्स पढ़ते हैं कि भाई बच्चे ने क्या लिखा था। बच्चे ने लिखा,
द पर्पस ऑफ मोहम्मदन वॉज टू एजुकेट द मुस्लिम्स एंड गिव देम वेस्टर्न एजुकेशन, पहली चीज, सो दैट दे कैन डेवलप सोशली बाय इंप्रूविंग रिलेशंस विद ब्रिटिश, तीसरी, इकोनॉमिकली बाय गेटिंग हायर पेड जॉब्स एंड पॉलिटिकली बाय गेटिंग सिविल जॉब्स। तो उसने ये बातें लिखी। तो ये हमारे पास एग्जामिनर ने कितने रीजंस काउंट करे, तीन रीजंस काउंट करे, और एग्जामिनर ने उसको कितने दिए, 3 नंबर। सही है। हालांकि अगर हम इस पे चाहते हैं तो हम इस पे बोल सकते थे कि भाई 4 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर क्या करता है, वेरी करता है। अब हमारे पास जो है क्या बात बताई, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, इस्लामिक कल्चर के लिए, मुसलमानों को पढ़ाने के लिए, हिंदूज की टक्कर पे आने के लिए, उसके बाद आप बताओगे सोसाइटी के अंदर इम्प्रूव होने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने बताई। फिर सवाल आया, एक्सप्लेन व्हाई मोहम्मद अली जिन्ना प्रोड्यूस हिज 14 पॉइंट्स इन 1929। अब सर इसके अंदर देखते हैं बच्चे को कितने मिले। तो ये सवाल है कि भाई व्हाई ही प्रोड्यूसेस 14 पॉइंट्स। अब अगर हम देखें तो इसको चेक होने से पहले भी 4 नंबर मिले, चार चेक होने के बाद भी 4 नंबर मिले। सही है। अब जब चेक होने के बाद भी और चेक होने के उस पर भी 4 नंबर मिले, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपने बात लिखी है वो आपने रीजंस को आइडेंटिफाई करा होगा, रीजंस को एक्सप्लेन नहीं करा होगा। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर करना था कि भाई हम इसका आंसर पढ़ते हैं पहले कि सर इसकी गलतियां क्या हैं, ताकि हम गलतियों से उस गलतियों से सीखें और वो गलतियां हम अपने पेपर के अंदर जाके ना करें। Muhammad Ali Jinnah produced his 14 points in response of Simon Commission. Simon Commission didn't grant it separate electorates, and Simon Commission sin was not separated from Bombay. So in response, Jinnah felt the need to produce his 14 points. अच्छा, अब सर ये आंसर तो है। अब इस आंसर के अंदर एग्जामिनर क्या चीज ऐसी थी जो एग्जामिनर को लगा यार मिसिंग, इसने पॉइंट बिल्कुल सही लिखा, लेकिन इसको ये बात बतानी चाहिए थी कि भाई हमारी ये मेन डिमांड थी। मतलब आपने ये बात बताई, डिडंट ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, साइमन कमीशन सिंध वाज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अरे भाई बताओ ना, ये मुसलमानों की डिमांड थी, ये मुसलमानों को ये चीज चाहिए थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी डिमांड्स को शो करने के लिए जिन्होंने ने अपने 14 पॉइंट्स दी। तो ये चीज मिसिंग थी, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन भी, एक्सप्लेनेशन नहीं। He introduced his 14 points in response of Nehru report because the Nehru report said to have joint electorates and Muslims couldn't win elections in joint electorates. ये बात इसने अच्छी लिखी। The Nehru report also wanted the Hindi to be the official language. So in response of Nehru report, he introduced वो। अब इसके अंदर आपने ये बात बताई कि भाई हमारे पास क्या है कि इसने सारी चीजें बताई। इसके अंदर एग्जामिनर को हालांकि इसमें लेवल 4 5 दे देने, इसको लेवल 3 5 दे देने चाहिए। वो हमने फिर केस जब करा था तो जाहिर सी बात है उसमें बाद में इसका और ज्यादा इंप्रूव हुआ था। जब आपका पेपर रीचेक में भी इंप्रूव नहीं होता, फिर हम इसकी अपील भेज सकते हैं। अपील सिर्फ वो बच्चे भेज सकते हैं जो स्कूल के क्या हो, रजिस्टर्ड बच्चे। तो हमने प्रिंसिपल के थ्रू फिर क्या भिजवाई थी, इनकी अपील भिजवाई थी, और फिर उसमें बेहतर हुआ था। तो ये रीजन इनका सही। फिर lastly, Jinnah knew that British were going to introduce new reforms, and he wanted the British to know the demands of Muslims. So he produced 14 points. ये बात भी इसने अच्छी लिखी है, ये बात भी इसने सही लिखी है। तो ये बात भी इसकी वैलिड होगी, लेकिन यहाँ पर भी एग्जामिनर ने थोड़ी सी इसके साथ ज्यादती करी थी। लेकिन ये है कि बाद में अपील के बाद उसका इम्प्रूव हुआ था। सही है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसी का आंसर है ना किसी अच्छे बच्चे का देख लेते हैं, ताकि एक सैंपल आंसर पता चल जाए। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ कम लिखा है या कुछ ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। हम जो है ना कोई अच्छी स्क्रिप्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट ए, ये क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बी था ना। इसमें देखें बच्चे को 6 मार्क्स मिले, और ये हमारे पास क्या है, द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द 14 पॉइंट्स एज अ काउंटर टू द नेहरू रिपोर्ट। द फाइनल 2 पैराग्राफ सीज एक्सप्लेनेशन ऑफ द 2 रीजंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 14 पॉइंट्स। उसको 6 नंबर मिले। अच्छा, अब 6 क्यों मिले, हम इसको जो है ना वो पहले देख लेते हैं। किसी को अगर 7 मिले तो हम उसके 7 वाला जो है वो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये स्क्रिप्ट नंबर बी है। स्क्रिप्ट नंबर सी, ये तो और बुरा है। इसमें भी 3 मिले हैं इस बच्चे को। नहीं है, इसके लिए नहीं है। अच्छा, हम इस बच्चे का ही आंसर पढ़ लेते हैं। सही है। अब बड़े गौर से पढ़िएगा। मोहम्मद अली जिन्ना produces 14 points due to many reasons. सही है। Firstly, after the Nehru report of Jinnah of 1928, Jinnah gave at his 4 proposals to ensure unity between Hindus and Muslims. He said that Muslims should be 1/3 seats and should be पता नहीं क्या लिखा है इसने, provide provincial autonomy, and Punjab and Bengal should take properties. However, these were rejected. Jinnah called it
पार्टिंग वेज एंड इंट्रोड्यूस एन काउंटर प्रपोजल टू द नेहरू रिपोर्ट। ये बात एग्जामिनर ने सही करी, इस बच्चे को 5 मिनट दिए। इसमें इसने कोई इतना लंबा आंसर नहीं लिखा। He also introduced these to protect the rights of Muslims. He saw before the Swadeshi movement and Nehru report, the Congress would never protest, would never protest for the rights of Muslims, but instead, पता नहीं क्या लिखा हुआ इस बच्चे ने, कि hence he produces 14 points which were comprehensive, give British and Congress the idea that Muslims, पता नहीं क्या चीज इसने लिखी। और फिर उसके बाद एक और बात इसने लिखी है कि he also introduces 14 points to make a political map for the Muslims। ये इसने उसकी इम्पोर्टेंस लिखी। तो ये कुछ इस तरीके से उसने लिखा है। तो अब हमारे पास एग्जामिनर ने उसके 2 पॉइंट्स क्या करे, प्रॉपर तरीके से समझे। एग्जामिनर ने कहा कि हाँ 2 पॉइंट सही है, तो मैंने इसको कितने दे दिए, इसको 6 नंबर दे दिए। एग्जामिनर ने इसको 6 नंबर दी। और यहाँ पर मैंने भी जब चेक किया, मैंने भी 6 नंबर दिया, क्योंकि मुझे इसके 2 पॉइंट्स वैलिड लगे थे जब मैंने बहुत टाइम लगा के इसका पेपर समझा था, क्योंकि मुझे इसकी भी राइटिंग समझ नहीं आ रही थी। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई जितने रीजंस लिखेंगे उतने, और उसको रिलेट करेंगे। अब मैं आपको अपना आंसर जो है वो दिखा देता हूँ, अब बड़े गौर से आपने समझना। मैजिक बुक सेक्शन नंबर 1, सॉरी सेक्शन नंबर 2। क्योंकि बेटा अगर आप सही से सीख लोगे ना ये चीजें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को है ना पेपर में जाके मसला नहीं होगा। पेपर के अंदर अब देखें, इसके अंदर एलैबोरेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर चाहिए मेन जो चीज है ना वो ये है कि भाई आप इंसानों की तरह एग्जामिनर को चीजें बताओ। सही है। साइमन कमीशन डिड नॉट द एक्सेप्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स, डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स मैंने मेंशन करा। मैंने ये नहीं बोला कि दे डिड नॉट एक्सेप्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये सारी चीजें, मैंने बताया डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स सच एज प्रोविंशियल स्टेटस of for NWFP, separation of sins from Bombay, and Muslims were not given one-third seats in central legislature. So, in response of Simon Commission, Jinnah issued his 14 points. Although the Nehru report has been drawn up by all party conference, but there were many points in which they were against Muslims. Nehru report proposed unitary form of government, which means they wanted Hindu Raj. It also proposed Hindi as official language, which was against Muslims as Urdu was associated with IMN. It also rejected separate electorates for Muslims, which was the main demand. Jinnah wanted amendments which were not accepted by Nehru. So, in response of Nehru report in 1929, gave his own form. From the arrival of Simon Commission, Jinnah knew that British were going to introduce a new constitution really soon. And so Jinnah gave us 14 points to make the British aware of the demands of Muslims to be included in the upcoming constitution like separate electorates. Jinnah gave us 14 points in order to protect and safeguard the rights and interests of Muslims. These demands covered all aspects of Muslims' interest at that time. तो इसलिए इंट्रोड्यूस। तो 3 रीजंस लेके, लेकिन उसको सही तरीके से वो तो करो। जहां पर मैंने नहीं करा वो मैं अपना खुद बताऊंगा कि भाई मैंने मैजिक बुक के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यार ये आपने खुद उसको बेहतर बनाना है, जहां बेहतर है उधर आपने सही है। मतलब आपने अपने आप को ये समझना है कि आप जो भी आंसर समझ के लिख रहे हो वो आंसर अपने रिलेट बैक टू द क्वेश्चन करना है। सही है। अच्छा सर, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बात बताएं कि अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन, अच्छा ये बच्चे ने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करा था, इसने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट नहीं करा था। सही है। और क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करा था, वो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा सॉरी 3C अब देखते हैं, हमने सी पार्ट नहीं देखा ना, अल्लाह अकबर, अभी हम कितना पीछे रह गए। अच्छा अब हम जो है ना क्वेश्चन C देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट वाज द नीड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू रिप्रेजेंट द मेन रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब हम बच्चे का आंसर पढ़ते हैं। इस बच्चे को 7 मिले, रीचेक होने के बाद 8 मिल गए। 8 कब मिलते हैं, जब आप एक ही व्यू के 2 पॉइंट्स बता दो। सही है। अब जो है वो हमारे पास क्या है, कांग्रेस वॉज अ हिंदू पार्टी एंड ओनली एडवांस। यहाँ पर एग्जामिनर ने लेवल 2 दिए। सही है। अब लेवल 2 क्यों दिए, कांग्रेस वॉज अ हिंदू पार्टी एंड ओनली एडवांस हिंदू व्यूज। कांग्रेस वांटेड डेमोक्रेसी लाइक इंग्लैंड, हिंदी टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड ऑल दीज डिमांड्स बेनिफिटेड हिंदू। Muslims a need party to advance their views. Sir Syed also said not to join INC. So Muslims fought from their own Muslim League. अब इसके अंदर बच्चे ने रिलेट नहीं करा, बच्चे ने ये बात नहीं कही कि भाई हमारे पास देयर वाज अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, सो ताकि हम अपनी डिमांड्स क्या कर सकें, हम अपनी डिमांड्स ला सकें। क्यों, क्योंकि हम जो है वो अब हम हिंदूज पे हम आईएनसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे वी फॉर्म्ड आवर ओन। वो तो अगर वो बात कर देता तो वो लेवल 3 लेवल 4 पर आ गया। हाँ वेवर देयर वर अदर रीजंस।
Muslim League was formed to organize and unite Muslims. Before Muslim League, the Muslims were not organized. Some had joined, didn't, so they formed a Muslim League. इस बात पे बच्चे को मार्क्स नहीं मिल रहे. It was formed to protect the rights of Muslims. Arya Samaj, which was an Hindu extremist group and was not giving religious independence to Muslims and was forcefully converting them. It was killing Muslims, and Congress didn't do anything. So Muslims formed Muslim League. अब यहाँ पर इसको क्या मिल गए? लेवल 3. अब यहाँ पर क्यों लेवल 3 मिले? क्योंकि वो बातों को समझा रहा है कि इट वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स. आर्य समाज, विच वॉज एन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, was not giving religious independency to Muslims and was forcefully converting them. It was killing Muslims and Congress didn't do anything. एंड कांग्रेस, जब हम गए तो कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जिसकी रस्म ने मुस्लिम लीग फॉर्म कर. बताओ बताओ, चीज को प्रॉपर तरीके से बताओ. मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू इम्प्रूव रिलेशंस विद ब्रिटिश. अच्छा, अब देखें, इसने क्वेश्चन वाला रीजन तो सही तरीके से बताया ही ना कि कांग्रेस वाज अ हिंदू पार्टी, वो वाली बात तो इसने बताई नहीं. इसने दूसरे व्यूज में से बताई, तो ये लेवल 3 पे ही रहेगा, ये लेवल 4 पे जा ही नहीं सकता क्योंकि इसने क्वेश्चन वाला रीजन बताया ही नहीं. तो ये मैक्सिमम 9 ही ले सकता था, लेकिन इसने एक और दूसरा रीजन कहाँ पर बताया? यहाँ पर देखें, इसने एक और रीजन बताया, तो इसको कितने मिल गए? इसको लेवल 3. यहाँ पर भी लेवल 3 लिखा हुआ है, सही है. अब ये लेवल 3 है, तो हमें इसको लेवल 3 कितने मिले? लेवल 3 8 मिले. और वो क्यों मिले? वो आप देखें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वर प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स, पता नहीं क्या है. हाँ, so the Muslim League was formed because we saw the reaction of Hindus after which was in favor of Muslims, and Hindus were angry. Muslims knew that they can't rely on Hindus, so they formed Muslim League. तो इस तरीके से उसने रिलेट बैक करा, तो इसको कितने मिले? इसको इसने रीजंस को सही तरीके से नहीं लिखा, जिसकी वजह से इसको 8 नंबर ही मिले. सही है. तो इसने क्वेश्चन वाला रीजन तो बताया ही नहीं, तो ये लेवल 3 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता था, पहली बात. और इसी वजह से लेवल 3 आठ. अगर क्वेश्चन वाला रीजन सही बता देता तो शायद इसके लेवल 4 11 आ जाता. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इसकी मार्किंग स्कीम भी आप लोगों के सामने है, सब चीज़ें. डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द राउलेट एक्ट. राउलेट एक्ट बच्चे बच्चे को पता है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है. सर राउलेट एक्ट क्या होता है? तो राउलेट एक्ट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भाई ये हमारे पास एक कमेटी बनी थी अंडर जस्टिस राउलेट, 1917 के अंदर बनी थी. लेकिन इस राउलेट एक्ट के अंदर था क्या रही, क्योंकि इन्होंने टर्म्स ऑफ राउलेट एक्ट पूछे. सबसे पहले इसके अंदर ये कहा गया कि दे ऑर्डर्ड पीपल वेयर टू लिव, डिटेंशन विदाउट बेल, अरेस्ट विदाउट वारंट, और ये हमारे पास 1919 के अंदर आया. और इसके अंदर पब्लिक गैदरिंग्स और को मना कर दिया गया था. तो ये टर्म्स थी, तो आपने सिंपल सी वो चीज़ लिख दी. इस बच्चे ने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करा था, तो हम इस पे नहीं जा सकते. एक्सप्लेन वाई पाकिस्तान बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर वाज सिग्निफिकेंट. आपने इसके अंदर 3 रीजंस बताने थे कि भाई क्यों न्यूक्लियर पावर बनना हमारे लिए सिग्निफिकेंट था. तो अभी मैं आपको मैजिक बुक में से इसका आंसर दिखा देता हूँ. Pakistan's decision to becoming a nuclear power was strongly influenced by India's development of nuclear weapons. Pakistan felt it necessary to have similar capabilities to maintain a balance of power in the region. This was because Pakistan recognized the military threat posed by India and saw nuclear weapons as a deterrent against any potential aggression from its neighbor. By possessing nuclear capabilities, Pakistan aimed to ensure its security and defense itself if needed, especially considering India's nuclear arsenal. This decision was driven by concerns about national security and the desire to safeguard the country from any potential harm. Hence, it was significant. मैंने बता दिया, that's why it was very important. Furthermore, Pakistan's pursuit of nuclear weapons reflected its political will to modernize the country and encourage industrial development. By investing in nuclear energy for peaceful purposes, Pakistan aimed to advance technologically and economically. Additionally, becoming a nuclear capable nation allowed Pakistan to assert its position on the world stage. It is a way for Pakistan to showcase its technological advancements and capabilities, thereby projecting itself as a significant player in international affairs. This demonstrated Pakistan's commitment to progress and development both domestically and globally. Whereas, moreover, Pakistan's attainment of nuclear capabilities significantly enhanced national pride among its citizens. Many Pakistan views nuclear capability as a symbol of strength and sovereignty for their country. It instilled a sense of pride and unity among the population as they saw Pakistan a strong and independent nation capable of defending itself. This pride bolstered the nation's confidence and identity, fostering a strong sense of patriotism among Pakistanis and reinforcing their beliefs in the country's ability to safeguard its interest and sovereignty. तो ये जो चीज़ है ये हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. हमने प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया, सारी चीज़ें बता दी. अब जब 3 रीजंस बता दिए तो सर इसमें कितने मिलेंगे? 7 नंबर. मार्किंग स्कीम देख लें सर.
रिस्पॉन्स टू इंडिया वो, उसके बाद टू प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड स्टेज, टू मॉडर्नाइज पाकिस्तान, डेवलप न्यूक्लियर। तो ये हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंट था, सही है। असेस द अफेक्टिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसीज। अब अफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि बेटा आपने सक्सेसेस बताने एंड फेलियर्स बताने। अब देखो मे एग्री कि भाई मे एग्री का मतलब है हाँ सक्सेसफुल थे, कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा था, हेल्थ पॉलिसी अच्छी थी, फिर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी थी, फिर आप बताओगे मतलब जो अच्छाइयाँ थी वो आपने बताई। काउंटर एग्रीमेंट्स के जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ सारी पावर दी, आर्म फोर्सेस के खिलाफ उसने पंगा ले लिया, हेल्थ पॉलिसी आपने बता दी गई ये इससे ये मसले हुए। अब इसके अंदर आपने वो बताने थे काउंटर एग्रीमेंट्स। अब जब इस तरीके का सवाल आता है तो सर हम आंसर कैसे लिखते हैं? तो हम इसका आंसर मैजिक बुक के अंदर देख लेते हैं। अगर मैजिक बुक में आंसर नहीं हुआ तो फिर हम जो है इसका आंसर नोट्स में से देख लेंगे। मैजिक बुक, सेक्शन 3। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज वर सक्सेसफुल। मैंने पहले क्या बताया, मैंने पूरा इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझाया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फायदा। एट द टाइम लिटरेसी रेट वॉज 25%। मैंने इसने लिटरेसी रेट के लिए क्या करा, मैंने वो बताया। इसने हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए क्या करा, मैंने टू सम एक्सटेंट हिज रिफॉर्म्स वर नॉट सक्सेस, वन ऑफ द वाज द फोकल पॉइंट, कि सारी मेन पावर इसके हाथ में होती थी। इन कंक्लूजन जुल्फिकार अली भुट्टो डोमेस्टिक पॉलिसी वर सक्सेसफुल। तो अगर मैं पहला रीजन लिखता हूँ, मैं पहला एक सक्सेस लिखता हूँ, मुझे कितने नंबर मिल गए? लेवल 3 7। अच्छा देखो, अगर आपको कभी भी रीजंस नहीं आ रहे हुआ करे ना, तो एक ही हल है उसका, कि एक सक्सेस एक फेलियर लिख दिया करो, मतलब दो डिफरेंट व्यूज के पॉइंट्स लिखा करो। अगर पॉइंट्स ही दो लिखने, टाइम कम है तो दो, आपको पता है भाई मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो दो डिफरेंट व्यूज के पॉइंट्स लिख दो, ताकि लेवल 3 7, और जैसे ही मैं दूसरा पॉइंट अगर मैं फेलियर का लिख देता, मुझे लेवल 4 10 मिल जाता। फिर क्या है, लेवल 4 11, लेवल 4 12, और फिर कंक्लूजन के 2 मार्क्स। इसी तरीके से सर एक और सवाल भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या टर्म्स थी? सबसे पहले आप बताओ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे पास कम से कम 40 साल का होना चाहिए, प्रेसिडेंट की पावर सबसे ज्यादा कर दी गई। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट मुसलमान होना चाहिए। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, वो किसी असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है, कैबिनेट सिर्फ एडवाइजरी होगी। ये चीज़ आपने बता दी, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेन द, अच्छा इसमें बच्चे को कितने मिले थे ये भी हम देख लेते हैं। इसमें बच्चे को 2 मिले थे चेक होने से पहले, और चेक होने के बाद इसमें 3 मिले, सही है। अब जब चेक होने से पहले 2 मिले और 3 मिले, वो क्यों मिले, अब आपने बड़े गौर से समझ। 1956 वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर। इन्होंने प्रोविजंस पूछी हैं, इन्होंने टर्म्स पूछी हैं, इस पे एग्जामिनर ने मार्क्स दिया नहीं दिया। इट वॉज क्रिएटेड बाय सिकंदर मिर्जा, इट चेंज द नेम ऑफ पाकिस्तान टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट स्टेटेड दैट प्राइम मिनिस्टर वुड बी मुस्लिम। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा नहीं थी, प्रेसिडेंट की ज्यादा थी, सही है। उसके बाद हमारे पास है, इट स्टेटेड दैट प्रेसिडेंट वुड बी मुस्लिम, प्रेसिडेंट वाली बात बता दी। माइनॉरिटीज राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड, ऐसी माइनॉरिटीज की सच कोई बात नहीं थी, तो एग्जामिनर पे नहीं दी। तो एग्जामिनर ने इसको कितने दिए? 3, सही है। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद हमारे पास सवाल आया, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज दैट ब्रॉट जनरल मुशर्रफ इनटू पावर। और इसके अंदर एग्जामिनर ने इसको कितने दिए? एग्जामिनर ने इसको 1 नंबर दिया, और रीचेक होने के बाद भी 1 दिया, क्योंकि इसने सिर्फ इसमें क्या करा होगा, इसमें कोई फालतू बातें ही लिखी होंगी। सही है, अभी हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, वरना मैं पढ़ा देता। हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर जो है ना आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है, और वो मैं आपको प्रॉपर आंसर पढ़वा देता हूँ। इसमें से आप कोई भी 3 रीजन लिख सकते हो। शरीफ सपोर्ट फॉर द तालिबान इन अफगानिस्तान स्ट्रेन रिलेशंस विद यूएसए। The tension peaked when the USA demanded that Pakistan hand over Osama bin Laden, who was suspected of being behind the bombing of the USA embassy in Kenya. However, Sharif refused to comply with the US request, leading to further deterioration of the relations between Pakistan and USA. This refusal to cooperate with USA on such crucial matter damaged Pakistan's international reputation and worsened its diplomatic ties with the United States. Hence, this resulted in General Musharraf coming into power.
उसके बाद आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ड्यू टू सैंक्शन इकोनॉमी हैड गॉट वीकर एंड वीकर along with some controversies over freezing of foreign currency accounts and political unrest in Sindh. Relations with US and Japan got weaker and which angered a number of countries which then halted aid to Pakistan and brought Sharif much criticism. This resulted in Musharraf into power. उसके बाद नवाज शरीफ वॉज एक्यूज ऑफ करप्शन सच एज एन हेलीकॉप्टर, कोई भी आपने तीन केसेस बताए। इन सेकंड टर्म नवाज वॉज स्पॉइल्ड विद द आर्मी। आपने सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसका जो जहांगीर करामत के साथ मसला हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी आपने तीन रीजंस बताए, मैंने यहाँ पे पांच दिए हैं। अब एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा भाई मुझे इसमें से कोई तीन रीजंस बता दो। नवाज शरीफ लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द आर्मी बिकॉज ऑफ हिज ट्रीटमेंट ऑफ जहांगीर करामत, गवर्नमेंट वॉज वीकली सोशल पॉलिटिकल, उसके बाद गवर्नमेंट वो कश्मीर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, अदर रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज शुड ऑल्सो बी क्रेडिटेड। तो एग्जामिनर आपको 7 नंबर दे देगा। उसके बाद है पाकिस्तान हैज बिल्ड गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश सिंस 1971। हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें बच्चे को 6 नंबर मिले। 6 नंबर का मतलब यह है कि एग्जामिनर ने लेवल 2 से ऊपर ही नहीं दिए थे। सही है। अब क्यों एग्जामिनर ने लेवल 2 से ऊपर नहीं दिए वो आप बड़े गौर से समझिएगा। In 1917, Bangladesh separated as Pakistan was angry on Bangladesh because it took help from India to separate from Pakistan and our relations worsened. इतने इतने से इसने रीजन। अब आपने देखें डेवलप लिख करके लिखना है। In 1971, Operation Searchlight was to control rebellion. Mujibur Rahman was arrested and 8,000 Bengalis were also killed in Operation Searchlight and our relations became bad. अरे भाई रिलेशंस क्यों बैड हो रहे हैं, थोड़ा सा उसको तो समझाओ। तो इस तरीके से आपने करना है। इसने सिर्फ रीजंस को क्या करा है, आइडेंटिफाई, इतने इतने रीजंस लिखे, लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया, हर जगह पे लेवल 2 दिए, हर जगह पे लेवल 2 दिए, मार्क्स नहीं दिए। अब हम आते हैं मैजिक बुक पे। मैजिक बुक पे जब हम आते हैं तो सेक्शन नंबर 3, बांग्लादेश का सवाल था ना। In 1974, the Prime Minister, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, was invited to a meeting of Organization OIC in Lahore. This was a significant milestone as it marked the first official recognition by Pakistan of Bangladesh as an independent state. During the meeting, both countries agreed to view as other as Muslim friends and to work towards resolving their differences. This gesture of good recognition and mutual respect was an important step towards improving relations between Pakistan and Bangladesh, setting the stage for future diplomatic engagement and cooperation between the two nations. In 1975, Khandakar Mushtaq became the new leader of Bangladesh. Under his leadership, efforts were made to improve relations between Pakistan and Bangladesh. One significant step was the exchange of ambassadors between the two countries, which helped establish formal diplomatic ties. Additionally, agreements were made in various such areas such as trade, tourism, and media, which brought the two nations closer together. The agreements paved the way for increased cooperation and communication between Pakistan and Bangladesh by 1986. Points develop हैं। तीन सक्सेसेस एक फेलियर बताओ, कम लिखो लेकिन पॉइंट्स को डेवलप करके लिखो एंड देन कंक्लूजन लिखो। तो ये हमारे पास कहानी है कि भाई आपने जो भी पॉइंट लिखना है अच्छी तरीके से डेवलप करके लिखना है। मार्किंग स्कीम हम इसकी देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास क्या पूछा गया है, तो देखें मे एग्री वाले पॉइंट्स भी हैं और काउंटर एग्री वाले पॉइंट्स भी। सही है। तो हमने जो है वो क्या है, जुल्फिकार अली भुट्टो विजिटेड बांग्लादेश इन 19, पाकिस्तान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बांग्लादेश इन 19, जो भी पॉइंट्स हैं अदर रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज शुड आल्सो बी क्रेडिटेड। लेकिन ये आपको एक आंसर दिया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, एग्जामिनर को अगर आप खुश कर रहे हो तो एग्जामिनर बोलेगा वाह क्या बात है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज क्लास में फायदा हुआ होगा, समझ आई होगी हमारी ये सेक्शन। जून 2022 का हमने पेपर सॉल्व करा और इसने आपको हेल्प आउट किया होगा। अगर हेल्प आउट हुआ है तो आप लोग हैंड रेस करके क्लास लीव कर सकते हैं, नहीं हेल्प आउट है तो ऐसे ही लीव कर दें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर हो जाए। सही है। अच्छा अब जो है वो हमारी क्लास खत्म हो गई है। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।